गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑस इंडेक्स। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बायएनुअली होती है, ये 2 साल में एक बार होती है। तो ये उसका फोर्थ एडिशन उस एक्सरसाइज का अब जो है कंडक्ट किया जा रहा है। और इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? डार्विन में। डार्विन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की नदर्न टेरिटरी है डार्विन, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है। इंडियन नेवी वहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। थर्ड एडिशन जो इस एक्सरसाइज का था उसको जो है बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था। 2015 से रेगुलरली कंडक्ट की जा रही है ये एक्सरसाइज। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो है एक तरह से जॉइंट मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना, जॉइंट ऑपरेशंस करना, इंटर ऑपरेबिलिटी को कैसे जो है बोल्स्टर किया जा सकता है, ये सब करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. OS Index. So Indian Navy is participating in the fourth edition of OS Index, which is a naval exercise, a bilateral naval exercise between India and Australia. It is held biannually, that is in 2 years. This exercise is held between these two countries. So it started in 2015, and this year, this is the fourth edition of this exercise, and it is being conducted at Darwin, which is the northern territory of Australia. The last time this exercise was conducted was the time when the exercise was called the third edition of this exercise. It was the third edition of this exercise, and it was conducted as at Bay of Bengal. So now let us see the next topic, which is pollen calendar. तो चंडीगढ़ जो है वो सबसे पहली सिटी बनी है जो इसने जो है पॉलन कैलेंडर बना के दिया है अपने रेजिडेंट्स के लिए। तो पॉलन कैलेंडर का क्या मतलब? सबसे पहले तो देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जिससे रिप्रोडक्शन होती है एक फ्लावर की दूसरे फ्लावर से, फिर उससे जो है आपके जो है वो फ्रूट बनता है, फिर उससे फ्रूट से सीड बनता है, सीड से जो है दोबारा से प्लांट बनता है। तो पॉलिनेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? एक ही प्लांट का जो फ्लावर हैं जो वो आपस में जब वो पॉलिनेट होते हैं तो उससे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं अलग अलग प्लांट्स जो है उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। कोई समझ लो हनी बी है, वो एक फ्लावर पे बैठी, उसके ऊपर पॉलन्स लग जाएंगे और वो जाकर जिस दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो उससे पॉलिनेशन होगा और फ्रूट बेयरिंग होनी शुरू होगी। ठीक है। सो एनीवेज जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं आपके, जो जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाती है, पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे ट्रांसफर हो पाते हैं? एनिमल्स कर देते हैं, बर्ड्स भी कर देते हैं, इंसेक्ट्स जैसे आपको मैंने बताया, बी का एग्जाम्पल दिया। इवन विंड या जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे विंड, उससे भी जो है पॉलिनेशन हो सकती है। तो पॉलिनेशन में जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं इसका एक नुकसान भी होता है। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कुछ लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो सूट नहीं करते। उससे क्या होता है, उनको एलर्जीज होती हैं, उनको एस्थमा भी हो सकता है। और जो खासकर जो सिवियरली एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको जब ये पॉलन सीजन आता है तब उनको जो है प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में उनको एलर्जीज हो जाती हैं। तो चंडीगढ़ ने क्या किया है, एक पॉलन कैलेंडर निकाल दिया है। उससे क्या होगा कि जो रेजिडेंट्स हैं वो ये देख पाएंगे कि अब जो है चंडीगढ़ में, क्योंकि फ्लावर्स भी स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, तो वो ये देख पाएंगे कि चंडीगढ़ में इस टाइम पर कौन सा पॉलन ग्रेन जो है वो उसका सीज़न चल रहा है। तो उनको वो उसकी बेसिस पर वो जज कर पाएंगे कि क्या हमें बाहर निकलना चाहिए, क्या हमें किस एरिया में नहीं जाना चाहिए, कौन से एरिया में ज़्यादा ये पॉलन ग्रेन्स का जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और क्या ये प्लांट या फ्लावर जो है वो हमारे को एलर्जी क्रिएट करता है या नहीं करता है। वो उसी पॉलन कैलेंडर के बेसिस पर ये फैसले ले सकेंगे। ठीक है। 20 से 30% जो है पॉपुलेशन इंडिया में वो एलर्जिक राइनाइटिस, जो मतलब जैसे एलर्जीज होती हैं आपको पॉलन्स की वजह से, ठीक है, या फिर 15% जो लोग हैं वो एस्थमा डेवलप कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स की वजह से। इसलिए जो है जो ये आउटडोर एलर्जेंस हैं जिनको हम पॉलन्स भी कहते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं उनमें ऑफकोर्स ये पॉलन्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये पॉलन ग्रेन का कैलेंडर निकाला गया है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक in English, pollen calendar. So Chandigarh has launched its first pollen calendar, and it will identify potential allergy triggers, and it will uh, provide understanding to the clinicians as well as allergy sufferers also. Okay, so apart from the users, those who any user like you or me, okay, it will also provide data to clinicians or the doctors who are treating the patients. They will know that what kind of pollen has created allergy to his or her patient, and
based upon that they will be able to judge as to what kind of flower or what kind of pollen is causing allergy to their patient. Okay, so they will be able to give better medical advice to the patients, and the patients will be able to understand that this and this pollen grain is causing an allergic reaction to us. So that's why during this period of time, in this 12-month period, during this week or during this month, we shall exercise most caution during this particular period. Okay, so pollination is basically a reproductive system, or a system through which pollen grains are transferred from one flower to another. It could be self-pollination, that is transfer of pollens from one flower to another in the same plant, as well as cross-pollination, in which one flower, the plant of a one flower is pollinating the pollens from through the medium of pollinating agents such as animals, birds, insects, etc. Even abiotic agents such as winds, from one flower of one plant to another flower of another plant. Okay, so that is called cross pollination. So this cross pollination is mostly the cause of this allergies in the season. So during this September October period, there are the most of the allergies are prevalent, because there is smog also. The pollination season is also going on, so people have to exercise most caution during this period. So now, after Chandigarh has released this first pollen calendar, people will be able to understand the allergies, the allergy causing agents, and they will be able to make a decision as to where and how they should go outside, and what kind of precaution they will have to exercise now. Okay, so now let us see the next topic, which is इंस्पिरेशन 4. तो एलन मस्क जो स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो इंस्पिरेशन 4 है, उनका प्लान है जो स्पेस फ्लाइट का, वो अब जो है आने वाले हफ्ते में जो है सितंबर के वो लॉन्च किया जाएगा. तो इंस्पिरेशन 4 है क्या? एक जैसे आपको याद होगा ना, एक स्पेस टूरिज्म का ही ये एक तरह से हिस्सा है. इसमें आम लोग, जो आम जनता है, ऑफ कोर्स बिलियनियर्स ही अफोर्ड कर पाएंगे उसको. तो जो आम लोग हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, वो पे करके जो है वो स्पेस मिशंस पर जा सकते हैं, एक तरह से स्पेस टूरिज्म में जा सकते हैं. तो यही इसमें किया जा रहा है कि 4 लोगों को, अब इस उनके लिए पे किसने किया है? एक यूएस बिलियनियर है, उन्होंने पे किया है. और जो पे करेंगे वो तो स्पेस एक्स जो है उसकी अमाउंट जो है वो एक किसी स्कूल में देने की प्लान कर रही है, किसी हॉस्पिटल में देने को प्लान कर रही है. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम सिलेबस, या फिर हमको इसका ज़रूरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हमें इतना पता होना चाहिए कि ये एक जो है मिशन है क्या. अब इसमें क्या होगा कि 4 लोग जो जाएंगे इसमें इंस्पिरेशन 4 में, ये अर्थ से 575 किलोमीटर के ऑर्बिट पर जो ये ट्रैवल करेंगे फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, 3 डेज के लिए. और ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा आज तक का किसी भी क्रूड मिशन का सिंस 2009. ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ज़्यादा जो है दूरी पर होगा ये मिशन जो जाएगा. हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा दूरी पर जाएगा ये. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब ये 4 लोग जब ये स्पेस में ट्रैवल करेंगे 3 दिन तक, तो इनकी जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, और उससे पता लगाया जाएगा कि फ्यूचर में जब हम ह्यूमन स्पेस मिशंस भेजेंगे तो हमें क्या क्या जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, जैसे उनका ईसीजी परमानेंटली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि उनकी स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब कुछ जो है वो मॉनिटर किया जाएगा कॉन्स्टेंटली, और देखा जाएगा कि उनके बिहेवियर में या कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं. ठीक है, अब ये बेसिकली स्पेस ट्रैवल का ही एक ऑप्शन है, स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है. लेकिन ऑफ कोर्स इसका नोबल इंटेंशन है, क्योंकि वो इससे कमाया हुआ पैसा एक हॉस्पिटल में दान करना चाहते हैं, स्पेस एक्स. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Inspiration 4. So Elon Musk, who is the founder of SpaceX, has confirmed that the company will be launching this Inspiration 4 in the next few days. And this Inspiration 4 is basically a mission to send 4 crew members into the space, and who will be circling the earth for 3 days, and they will come back into the earth through Atlantic Ocean. Okay, so
Inspiration 4 will orbit the Earth at 575 kilometers, which is much higher than the uh, orbit that is used by International Space Station, that is 408 kilometers, and it will be even higher than the Hubble Space Telescope. So this will be the farthest distance traveled by a crewed mission since the year 2009, when the last time the astronauts went to repair the Hubble Space Telescope. Okay, so all like I've told you, all four seats have been purchased by a US billionaire, and the money that SpaceX is going to earn from this mission, they are planning to donate it to a hospital, a children's hospital. So what is the significance of this mission apart from, of course, space tourism objectives? So what will happen is that when these four people will go into the space, the company or the researchers, they will monitor their medical data, like how their heart is performing, how the rate is performing, how they're sleeping. So entire medical or health data of these four members will be studied, and it will help them to see what kind of behavioral and cognitive changes are monitored or are observed in humans when they are in the outer space area. Okay, so this will help us to understand as to how we will send future human space missions. Okay, so now let us see the next topic, which is डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो अभी रिसेंटली टीचर्स डे जो है गया है, तो ये टॉपिक देख लेते हैं इसके लिए ही कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी कौन थे. तो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे. उनको नाइटहुड रिसीव्ड हुआ था. ठीक है, तो उनके जो है जिसके आगे नाइटहुड हो जाता है तो वो लॉर्ड हो जाता है. ठीक है, उनके आगे लॉर्ड लग जाता है. और उनके जो है फर्स्ट इंडियन थे वो, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जिन्होंने एक चेयर को होल्ड किया, और चेयरमैन भी रह चुके थे वो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के. भारत रत्न भी मिला उन्हें. कुछ बुक्स थी उनकी जो बहुत फेमस है, वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, लेकिन उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, अब उन्होंने हिंदुइज्म को वेस्ट के जो अनइनफॉर्म्ड क्रिटिसिज्म होता है वेस्टर्न कंट्रीज जो करती हैं, उससे बहुत डिफेंड किया लॉजिकल रीजनिंग देकर. तो उसके लिए वो बहुत फेमस थे. ठीक है, so now let us see the next topic, which is now let us see this topic in English. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So recently the Teachers Day was celebrated. So Dr. Radhakrishnan ji was the first vice president and second president of India. He received a knighthood in 1931, and he was the first Indian to hold a chair at University of Oxford also. He was the chairman of UNESCO's executive board in 1948. He also received the Bharat Ratna in 1954. You may have heard about a famous NGO, that is HelpAge India. He was one of the founders of that particular NGO. He wrote several books, but the most famous amongst all of his books was the philosophy of Rabindranath Tagore. His philosophy was grounded in Advaita Vedanta, and he defended Hinduism from the uninformed criticism by the West. Now let us see the next topic, which is IUCN. तो IUCN जो है, उन्होंने भी डेटा निकाला और उसमें बोला कि जितनी उन्होंने स्पीशीज़ को ऑब्जर्व किया है, उसमें से 28% जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत हाई रिस्क पर है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी कुछ टाइम में. अब हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई है. तो इसलिए इमीडिएट और अर्जेंट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी हो गया है. जैसे कि उन्होंने कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में बताया. कोमोडो ड्रैगन्स जो है वो आपके कोमोडो नेशनल पार्क के, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंडोनेशिया में. ठीक है, और उसके पास में ही इंडोनेशिया में ही फ्लोरिस भी है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है. कोमोडो ड्रैगन्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड्स हैं और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो अगर हमने इनको बचाने के जो है वो ट्राई नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है, इसी मौके पर जो है IUCN ने ग्रीन स्टेटस भी जो है वो लॉन्च किया है, ऑफिशियली लॉन्च किया है इसको. अब ये ग्रीन स्टेटस जो है वो एक तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन देने का एक तरीका है. ग्रीन स्टेटस के अंदर वो स्पीशीज डाली जाएंगे जिन्होंने रिकवर कर लिया है, और कंजर्वेशन जो उन स्पीशीज को जिन्होंने रिकवर किया, उनको कंजर्वेशन के लिए जो हमने
इनिशिएटिव चलाए थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब भी इसके अंदर मेजर किया जाएगा। तो एक तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन देने का इसमें प्लान है कि जो स्पीशीज रिकवर हो जाएंगे उससे जो है हमको एक वे फॉरवर्ड मिलेगा कि हम बाकी स्पीशीज को भी रिकवर करें और हम सबको धीरे धीरे ग्रीन स्टेटस में लेके आए। ठीक है, सो IUCN के बारे में ये देखते हैं। एक मेंबरशिप बेस्ड यूनियन है जिसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों होती हैं। 1948 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। IUCN की रेड लिस्ट तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है, जिसमें प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों को ही जो है वो कैटेगराइज किया जाता है कि वो थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन्ड है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, क्या है आपको पता ही है इसके बारे में। तो ठीक है, तो याद रखो कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों के बारे में ही जो है वो स्टेटस, उनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो दिया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। IUCN. So recently, IUCN has said that almost 28% of the species that it assessed during a study was found to be at high risk of vanishing forever, that is, going in extinct from the ecosystem of the earth. And what are the reasons? The reasons that IUCN has attributed to such high risk is that there is habitat loss, there is over exploitation and illegal trade, and they have also given an example of Komodo dragons. They are the largest living lizards, and they're found in Komodo National Park, which is located in Indonesia, and the nearby region of Flores. They have downgraded its conservation status, and they have been this Komodo dragon has been listed as endangered now. Now they have also launched the green status, so this is a positive motivation. So what will happen is that if any species recovers from the previous threat, and whatever measures were taken to protect that species, the impacts of such measures will be assessed, and it will be recorded in this green status. So we will have a motivation that we should include more, and we should strive for including more and more animal and plant species towards green status. Okay, so currently we are having a red list now. You all know about that IUCN red list is present. So they have changed their agenda, that and now they have launched this green status, so that more and more people and more governments will start to work towards bringing more species towards this green status list. So this IUCN is a membership based organization in which both governments and civil society member organizations can participate. This was created in 1948 in Switzerland, and the IUCN red list is very famous. You already know about that. It gives us the status of both plants as well as animals. So you will have to remember this particular fact, that it assesses both plants and animal species conservation status. So now let us see the next topic, which is Brahmani river. तो environmentalist ने concern जो है वो रेज किया है कि बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मणी रिवर है उसके पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है कुछ कोल माइंस में, कुछ पावर प्लांट्स में, और जो है कुछ स्टील प्लांट्स में। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भीतरकनिका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ पर जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनको जो है वो बहुत उनके ऊपर थ्रेट आ गया है। ठीक है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर, तो उसका ज़्यादा जो है अगर आप डाइवर्ट कर दोगे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो भीतरकनिका पर पानी ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मणी रिवर कौन सी है? एक मेजर सीजनल रिवर है। तो वैसे ही एक ऑलरेडी ही सीजनल रिवर है उड़ीसा की, तो इसमें पानी की कैपेसिटी उतनी ऑलरेडी नहीं है और ऊपर से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सांख और साउथ कोयल रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर बनती है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है ये मिल जाती है, ये ब्राह्मणी रिवर आफ्टर गेटिंग टुगेदर विद रिवर बैतारनी। और भीतरकनिका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में तो आपने सुना होगा कि ओडिशा का सबसे फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो एक पर्टिकुलर ऐसी स्पीशीज़ है जो यूपीएससी की भी बहुत फेवरेट है और आपको पता भी होगा। तो वहाँ पर जाकर मास नेस्टिंग करती है। ठीक है, तो आपको पता है होगा वो, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप खुद सोचना कौन सी है वो। ठीक है, अब हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा है। तो गहीर माथा जो वहाँ पर मरीन सेंचुरी है वहाँ पर आकर खासकर वो मास नेस्टिंग करती है। तो यूपीएससी के भी बहुत फेवरेट है, हम भी इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचो कौन सी है वो स्पीशीज, कौन से वहाँ वो आकर वहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो भीतरकनिका में
सबसे फेमस ऑफ कोर्स और उस स्पीशीज के अलावा भी जो है भीतरकनिका जो है वो कंट्री के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो 70% जो हमारे इंडिया के एस्चुरिन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं भीतरकनिका में, ठीक है। तो भीतरकनिका जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीर माथा मरीन सेंचुरी, ये पर्टिकुलर जो गहीर माथा जो है और ऋषि कुलिया रिवर के पास पड़ता है ये, तो वहाँ पर ये जो वो मास नेस्टिंग करते हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो जिसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप खुद सोचना, नहीं होगा तो गूगल सर्च करना। मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब सर्च करोगे तो आपके वो दिमाग में ज़्यादा देर रहेगा, ठीक है। सो नाउ let us see the next topic. Let us see this topic in English. Brahmani River. So environmentalists have expressed concern that there is massive diversion of fresh water going on from the Brahmani River basin by some steel power plants as well as coal mines, and it is posing a grave threat to the species to the species of Bhitarkanika biodiversity hotspot as well as the mangrove vegetation which is present in that particular area. So Brahmani river is a seasonal river. So you have to understand that it is not perennial. It does not flow throughout the year. It is already a seasonal river of Odisha, and it is formed at the confluence of Sankh and South Koil rivers. Together with river Baitarni, it flows into the Bay of Bengal. Okay, at Dhamra. So Bhitarkanika is a major biodiversity hotspot present in Odisha. Uh, it is famous for mangroves, migratory birds, turtles, estuarine crocodiles, and several other creeks. Okay, so this particular Gahir Matha marine sanctuary is famous for a particular species, like I've discussed in Hindi also. You have to search for it. They do mass nesting here near the Rushikulia river. So you'll have to see yourself. And there is another fact that 70% of the country's estuarine or saltwater crocodiles are also present here, so that's why they need protection because they are concentrated in one area. So conservation programs for the protection of these saltwater crocodiles started in the year 1975. Okay, so now let us see the next topic, which is stable coins. तो stable coins क्या चीज है? आपने क्रिप्टो करेंसी सुना है ना, बिटकॉइन सुना है, ठीक है। तो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी में जनरली क्या होता है कि उनके पीछे कोई अंडरलाइंग असेट नहीं होता। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी को बिटकॉइन दिया तो उसके पीछे कोई आपको वापस में क्या देगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर एसेट। जैसे हमारा जो रुपये होता है उसके पीछे या तो गोल्ड होता है, ठीक है, या फिर कोई और करेंसी होती है, ठीक है। तो मोस्टली वैसे तो गोल्ड ही होता है। तो ऐसे ही स्टेबल कॉइन्स जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उनके पीछे एक अंडरलाइंग एसेट है, मोस्टली वो डॉलर होता है, यूएस डॉलर है, ठीक है। तो जनरली क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से आप उसको लोन्स वगैरह अपने पे करने में आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्टेबल कॉइन्स में क्या है कि उसके पीछे एक अंडरलाइंग प्रैक्टिकल एक करेंसी है, जैसे कि डॉलर। उससे क्या हो रहा है, उससे क्रिप्टो करेंसी जो इसको स्टेबल कॉइन्स को जो है वो स्टेबिलिटी मिलती है और एक स्टेडी वैल्यू मिलती है, क्योंकि जो वो करेंसी जो अंडरलाइंग वैल्यू जो जिससे वो जनरेट कर रही है स्टेबल कॉइन्स, वो एक गवर्नमेंट इशूड मनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये स्टेबल कॉइन्स जो है वो इशू कौन करता है? प्राइवेट एंटिटीज, जिसमें गवर्नमेंट ने नहीं इशू करती इसको। लेकिन जो है इसके पीछे अंडरलाइंग जो एसेट है वो एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट मनी सोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेबल कॉइन 2014 में इशू किया गया था, जिसका नाम था टीथर, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग इसको बहुत प्रेफर करना शुरू कर चुके हैं। $29 बिलियन की स्टेबल कॉइन्स जब जनवरी में इशू हुए थे, उससे पहुंचते पहुंचते अब 117 बिलियन का ट्रेड होने लगा है जो अब हमारे स्टेबल कॉइन्स में इस सितंबर तक, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, स्टेबल कॉइन्स। सो स्टेबल कॉइन्स, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेबल कॉइन्स हैज जंप्ड अप ग्लोबली from 29 billion in dollars in January to 117 billion in September. So stable coins are basically cryptocurrencies who are having an underlying asset before them. So in this case, dollar, most commonly dollar is the underlying asset behind these cryptocurrencies which are known as stable coins. So generally crypto is volatile because they do not have any underlying asset before them. That's why that's where stable coins come in, and of course they are less volatile because they have been deriving value from a government issued money, that is the dollar. Of course they are issued by private entities
And the first stable coin was issued in 2014, which was known as Tether. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.